शुरुआत में तकरीबन 14 बिलियन यानी कि 1400 करोड़ साल पहले पूरा स्पेस यानी कि विजिबल मैटर और डार्क मैटर, सारी एनर्जी यानी कि डिटेक्टेबल एनर्जी और डार्क एनर्जी जो भी हम यूनिवर्स में जानते हैं, वो इतने छोटे वॉल्यूम में था जो इस पेपर में लिखे हुए फुल स्टॉप के 1 ट्रिलियनवें हिस्से के बराबर था, जिसे हम द सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी यानी कि एक इनफिनाइट स्मॉल और इनफिनाइट डेंस पॉइंट जो इतना गर्म था कि नेचर की बेसिक फोर्सेस यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हुआ करती थी। अभी तक हमें यह पता नहीं चला है कि ये छोटा सा कॉस्मोस कैसे बना और कहां से आया, लेकिन हम ये जानते हैं कि सिंगुलैरिटी के अंदर बेशुमार ताकत थी और ये छोटा कॉस्मोस, ये सिंगुलैरिटी सिर्फ एक्सपैंड कर सकता था और फिर अचानक बहुत तेजी से और बेशुमार ताकत के साथ ये एक्सपैंड हो गया। इस एक्सपेंशन को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। ये एक्सपेंशन इतना ज्यादा ताकतवर और इतनी तेजी से हुआ कि बिग बैंग के होने के महज 1 सेकंड के बाद इस सिंगुलैरिटी में छुपा हुआ ये छोटा सा कॉस्मोस कई लाइट ईयर्स की दूरी तक फैल गया, यानी कि इस एक्सपेंशन की स्पीड लाइट से बहुत ज्यादा थी और हमारे यूनिवर्स का फैलना आज भी जारी है। बिग बैंग के होने के बाद हमारा ब्रह्मांड बहुत ज्यादा गर्म था और इसी वजह से उस सिंगुलैरिटी से निकली हुई एनर्जी प्लाज्मा गैस क्लाउड्स बन गई और फिर जाकर के प्लाज्मा से जन्म हुआ पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स जैसे कि मैटर के पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी मैटर के पार्टिकल्स यानी कि पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन और लाइट के पार्टिकल्स यानी कि फोटॉन्स का। शुरुआत के 10 सेकंड से लेकर के 3,80,000 सालों तक हमारा ब्रह्मांड फैलता रहा और धीरे धीरे ठंडा होता रहा। 3,80,000 सालों के बाद जब हमारा ब्रह्मांड ठंडा हुआ तो पार्टिकल्स में स्टेबिलिटी आ गई और सारे पार्टिकल्स मिलकर एटम्स बनाना शुरू किए और तब जाकर के बना पहला एलिमेंट। बिग बैंग के होने के बाद जो सबसे पहले बनने वाले एलिमेंट्स थे वो है हाइड्रोजन, हीलियम, थोड़े से लिथियम और थोड़े से बेरिलियम और आखिर इस तरीके से प्राइमोर्डियल यूनिवर्स यानी कि बेबी यूनिवर्स में पार्टिकल्स और एटम्स बनने का काम पूरा हो गया। फिर यहाँ से मैटर बनता गया, एक जगह जमा होता गया। पहले 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ सालों तक मैटर यानी कि पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, गैस, डस्ट इकट्ठा होते होते पहले स्टार्स और फिर गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगाएं बनी। जैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम के गैस क्लाउड्स कंडेंस हुए तो पहला सितारा बना और हमारे अंधेरे से डूबे इस ब्रह्मांड में रोशनी आ गई। हमारे ब्रह्मांड में जो सबसे पहले ग्रुप ऑफ स्टार्स बने थे उन्हें हम पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहते हैं, जो पूरी तरीके से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने हुए थे, क्योंकि उस वक्त हमारे ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही थी। ये सितारे साइज में हमारे आज के सूरज से बहुत ज्यादा बड़े थे और इनका लाइफ स्पैन यानी कि इनकी उम्र बहुत छोटी होती थी और एंड में ये फट कर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते थे। ये सितारे वो बीज थे जिनसे लाइफ यानी कि जीवन की शुरुआत हो पाई। इन सितारों के अंदर वो डस्ट थे जिन्होंने आगे चल करके जीवन की शुरुआत की। अगर ये सितारे ना होते तो शायद जीवन की शुरुआत भी नहीं हो पाती। पॉपुलेशन 3 स्टार अपनी जिंदगी हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादल की शक्ल में शुरू करते हैं। इन गैस के बादलों को हम स्टेलर नर्सरी या फिर स्टार फॉर्मिंग नेबुला कहते हैं। जब सारा मैटर एक जगह पे इकट्ठा होता गया तो सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने लगी। इस सेंट्रल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम गैस सेंटर की तरफ खींची जाने लगी और इसी से ये गैस क्लाउड एक रोटेटिंग डिस्क की तरह बन गया। सेंटर की ग्रेविटी जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को अपनी तरफ खींचती है, सेंटर की डेंसिटी बढ़ती जाती है और केंद्र में मौजूद मटेरियल गर्म होने लगता है। आने वाले तकरीबन 5 लाख सालों में ये प्रोटो स्टार यानी कि बेबी स्टार एक चमकदार गोली का शक्ल ले लेता है। जब इसके कोर का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब जाकर के न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के शुरू होने के बाद ये बेबी स्टार एक एडल्ट स्टार बन जाता है और ये सितारा पूरे ब्रह्मांड में अपनी ताकत और अपनी रोशनी फैलाना शुरू कर देता है। हर एक सितारे को चमकते रहने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ये ताकत उसे मिलती है उसके अंदर चलते रहने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन से। एक सितारा तभी तक जिंदा रहता है जब तक उसके अंदर ये न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहता है और जिंदा रहने की जिद में एक सितारा अपने अंदर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन करता रहता है। इस न्यूक्लियर फ्यूजन को हम न्यूक्लियर सिंथेसिस कहते हैं। इस न्यूक्लियर फ्यूजन के पहले स्टेज में हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज होकर के हीलियम एटम बनाते हैं और एनर्जी पैदा करते हैं। दूसरे स्टेज में हीलियम एटम्स आपस में फ्यूज होकर के बेरिलियम बनाते हैं। फिर बेरिलियम से बनता है कार्बन, कार्बन से बनता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बनता है नियोन, नियोन से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से सिलिकॉन और आखिर में सिलिकॉन से बनता है आयरन। और पीरियोडिक टेबल के ये सारे एलिमेंट्स एक स्टार के न्यूक्लियर फ्यूजन से ही बनते हैं और आयरन यानी कि लोहे के बनने के बाद एक सितारे के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाता है
क्योंकि आयरन फ्यूजन के बाद कोई एनर्जी पैदा नहीं करता और अंत में एक सितारा फट जाता है। उस सितारे के अंदर बने सारे एलिमेंट्स ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। जब भी एक सितारा फटता है, एक्सप्लोड होता है, तो उसे ही हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। जो भी हेवी एलिमेंट्स इस सितारे के अंदर नहीं बन सकते थे, वो इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के एनर्जी और हीट से बन जाते हैं और देखते ही देखते हमारे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स बन जाते हैं। तब जाकर सुपरनोवा एक्सप्लोजन के अंत में जन्म होता है एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल का। और फिर सितारे के अंदर से निकली हुई ऑक्सीजन एटम्स ब्रह्मांड में पहले से मौजूद हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलकर बनाती है वाटर मॉलिक्यूल्स। ठंडे पड़े अंतरिक्ष की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स टाइनी क्रिस्टल्स बन जाते हैं और हमारे अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। अभी तक जो भी बातें मैंने आपको कुछ मिनटों में बता दी, ये कोई एक दिन का काम नहीं था। इन सारी चीजों को होने में अरबों करोड़ों साल लग गए। जिंदगी की शुरुआत को जानने समझने के लिए ये जरूरी था कि आप इन घटनाओं को जानें, क्योंकि लाइफ के शुरू होने के लिए ये सभी घटनाओं का होना बहुत जरूरी था। अगर ये सितारे बने ना होते तो ये लाइफ सपोर्टिंग ऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, ये कभी भी बने नहीं होते। ये 6 एलिमेंट्स लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे सिंपल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जिससे हर एक जिंदा जीव बना होता है, ये इन 6 एलिमेंट्स के बिना कभी नहीं बन पाते। अगर ये 6 एलिमेंट्स उस सितारे के अंदर ही रह जाते तब भी जीवन की शुरुआत नहीं हो पाती। इसीलिए जरूरी था कि वो सितारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फट जाए और अपने अंदर के सारे एलिमेंट्स को पूरे ब्रह्मांड में फैला दे। बिग बैंग के होने के तकरीबन 920 करोड़ साल बाद तक भी हमारे सोलर सिस्टम का कोई नामो निशान नहीं था। इन 920 करोड़ सालों में हमारा ब्रह्मांड कई करोड़ लाइट ईयर्स तक फैल चुका था और जहां पर आज हमारा सोलर सिस्टम है, वहां पर था तो सिर्फ अंधेरा, और अंधेरे के बीचों बीच छुपा था हमारा सोलर नेबुला। हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर क्रिस्टल्स और धूल से बना हुआ एक बादल। ये सोलर नेबुला पूरी तरीके से स्टेबल था और सेंटर की हाई ग्रेविटी और डेंसिटी गैस को अपनी तरफ खींच रही थी और ये लो डेंसिटी गैस बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। ये आपस की खींचातानी, ये टग ऑफ वॉर की वजह से ये सोलर नेबुला करोड़ों सालों तक स्टेबिलिटी के साथ अपनी जगह पे जमा हुआ था। पर इस सोलर नेबुला के पास एक बहुत बड़ा सितारा था जो अपने लाइफ के आखिरी स्टेज में पहुंच चुका था और फिर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ फट गया। उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन की एनर्जी, उसके शॉकवेव्स, साथ ही साथ उस सितारे के अंदर के एलिमेंट्स हमारे सोलर नेबुला तक पहुंच गए, जिसके वजह से सोलर नेबुला की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई और सेंटर की ग्रेविटी हावी हो गई। इस ग्रेविटी ने अपने आसपास के गैस और मैटर को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया और बिल्कुल जनरेशन 3 स्टार्स की तरह आने वाले लाखों सालों में ये एक चमकदार गोले में बदल गया। इन लाखों सालों में जैसे जैसे हमारा सूरज जन्म ले रहा था, बचे हुए गैस, धूल, वाटर क्रिस्टल्स, साथ ही पास के सुपरनोवा से आए हुए एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन आपस में टकराते रहे। ये टकराना 60 लाख सालों तक चलता रहा और इसी पीरियड को हम हेडन इयॉन कहते हैं। इस हेडन इयॉन एरा की शुरुआत में मैटर्स एक दूसरे से टकराते रहे और केमिकल रिएक्शन, एक्सट्रीम टेम्परेचर या फिर स्टैटिक चार्ज की वजह से एक दूसरे से रिएक्ट करके जुड़ने लगे, चिपकने लगे और बहुत ही छोटे छोटे कण बनने लगे। लाखों सालों तक ये छोटे कण एक दूसरे से यूं ही टकराते हुए बड़े बड़े चट्टान बन गए। मैटर के आपस में टकराने और चट्टान बनने के प्रोसेस को हम एक्रेशन कहते हैं। इन चट्टानों का डायामीटर कई किलोमीटर से लेकर के कई हजार किलोमीटर का हो गया। इनमें से छोटे चट्टानों को हम प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं और बड़े बड़े चट्टानों को हम प्रोटोप्लैनेट्स कहते हैं। प्रोटोप्लैनेट्स यानी कि बेबी प्लैनेट्स। ये प्रोटोप्लैनेट्स और प्लैनेटेसिमल्स हमारे आज के प्लैनेट्स, मून्स, गैस जायंट्स और डॉर्फ्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। हमारे प्लैनेट्स और मून्स के बनने के बाद जो चट्टान बच गए वो एस्ट्रॉइड, कॉमेट और मिटियोर्स बन गए। शुरुआत में 100 से भी ज्यादा प्रोटोप्लैनेट्स थे जो सूर्य का चक्कर लगाते थे और एक दूसरे से टकराकर एक हो जाते थे, बड़े प्लैनेट्स बन जाते थे। और ऐसे ही हमारे अर्थ और मार्स के बीच में कभी एक प्रोटोप्लैनेट हुआ करता था जिसका नाम था थिया। और हमारे सोलर सिस्टम के बनने के तकरीबन 10 करोड़ साल के बाद थिया प्रोटोप्लैनेट हमारी धरती से आ टकराया, जिससे जन्म हुआ हमारे चांद का। इस टकराव की वजह से हमारी धरती 23.5 डिग्री टेढ़ी हो गई, झुक गई, जिसके वजह से 4 अलग अलग मौसम बने। इस टिल्ट की वजह से सूरज की गर्मी हमें कम और ज्यादा मिलती है और इसी वजह से ठंड और गर्मी का मौसम मिलता है। अगर ये टिल्ट ना होता तो सूरज की एक सी गर्मी हमारे धरती पे पड़ती, इक्वेटर्स हमेशा गर्म रहते और पोलर रीजन हमेशा ठंडे रहते और नतीजा ये होता कि किसी भी लाइफ फॉर्म को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता। और दूसरी बात कि चांद के होने की वजह से ओशन टाइड यानी कि समंदर में उठने वाली ऊंची और नीची लहर बनती है। ये ओशन टाइड्स ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्वों को पानी में घुलाती मिलाती रहती है और चाहे वो मौसम हो या फिर हाई टाइड, दोनों चीजें जिंदगी के लिए बहुत जरूरी थी।
इन प्रोटो प्लैनेट्स और प्लैनेटेसिमल्स का टकराव इतना ज्यादा जोरदार होता था कि इससे बहुत जबरदस्त एनर्जी और हीट पैदा होती थी, जिससे चट्टान पिघलकर एक दूसरे से मिल जाते थे और पिघले लावा का गोला बन जाते थे। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सूरज और बाकी मौजूदा मैटर की ग्रेविटी की वजह से ये लावा का गोला स्फेरिकल शेप में आ गया और इन लावा के गोलों में से एक थी हमारी पृथ्वी। इन प्लैनेटेसिमल्स में से कुछ ऐसे भी विशाल चट्टान थे जो बर्फ, नमक और मिनरल्स के बने हुए थे। बर्फ जो बना था वाटर क्रिस्टल से, वाटर क्रिस्टल्स जो बने थे पास के सुपरनोवा एक्सप्लोजन से, और सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो हुआ था पास के सितारे में, जिनमें से ऑक्सीजन एटम्स ने स्पेस में मौजूद पहले से हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलकर के पानी के छोटे क्रिस्टल्स बनाए थे। हिडन इयॉन एरा के लाखों सालों के दौरान बड़े बर्फीले प्लैनेटेसिमल्स, एस्ट्रॉइड और मीटियोर्स के हमारे धरती पे लगातार टकराने और बरसने की वजह से हमारे पृथ्वी पे पानी आ गया। लाखों सालों तक हमारी पृथ्वी पर पानी आता रहा और खौलते लावा के सरफेस की वजह से पानी भाप बन जाता था और फिर ठंडा होकर बीच बीच में बरसता रहता था। ये बरसात लाखों सालों तक होती रही, जिसकी वजह से हमारी धरती की सतह ठंडी हो गई और क्रस्ट बन गया और बचा हुआ खौलता लावा ग्रेविटी की वजह से धरती के अंदर चला गया। तब जाकर हमारी पृथ्वी में स्टेबिलिटी आई और फिर लाखों सालों के बाद समंदर बन गया, वो विशाल महासागर जहां पर जीवन की शुरुआत हुई। आज की हमारी धरती कुछ इस तरीके से नजर आती है और हमारी धरती को बने हुए 450 करोड़ साल हो चुके हैं। अगर आपके पास किसी तरह का टाइम मशीन होता जिससे आप समय में 450 करोड़ साल पीछे जाकर धरती को देखते और आज की इस धरती से कंपेयर करते, तो आप यकीन ही नहीं कर पाते कि बिना किसी जादू या फिर बिना किसी चमत्कार के ये सारी चीजें हो सकती हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जिनमें जान नहीं थी लाखों सालों के बाद जिंदा हो जाती है, यहाँ वहां घूमने लगती है और आपस में बात करने लगती है? और इसका जवाब छुपा है जियोग्राफी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जो इतने सटीक और इतने बेहतरीन तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े, एक साथ काम किया और जन्म दिया बायोलॉजी को। नॉन लिविंग चीजों से लिविंग चीजों के ओरिजिन को हम अबायोजेनेसिस कहते हैं। अगर आप सर उठा के अपने आसपास की चीजों को देखेंगे तो आप उन चीजों को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है नॉन लिविंग, यानी कि जो जिंदा नहीं है। दूसरा है लिविंग, यानी कि जो जिंदा है। और तीसरी चीज है डेड, यानी कि जो कभी जिंदा थी पर आज वो जिंदा नहीं है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बताती है कि धरती पर सारे जीवों की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई थी, जो तकरीबन 400 करोड़ साल पहले पैदा हुआ था इस धरती पे, और जिसका नाम हमने रखा है लूका, यानी कि लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, और जिससे आगे चलकर सारे जीव इवॉल्व हुए और हमें आज इतनी वास्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये महज कोई ख्याल नहीं है, बल्कि ये आइडिया आता है कई सारे ऑब्जर्वेशन से। और यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए कि बहुत सारे काले और भूरे रंग के चूहे जो कि एक बर्फीली जगह में रहते हैं, और जब भी वो बर्फ के ऊपर कुछ भी हरकत करते हैं तो बड़ी आसानी से नजर आ जाते हैं और एक आसान शिकार बन जाते हैं। इन्हीं बचे हुए चूहों में से किसी एक चूहे में एक तरह का रैंडम म्यूटेशन हो जाता है। इस म्यूटेशन की वजह से वो सफेद रंग के चूहों को जन्म देता है, और ये म्यूटेशन कोई चॉइस नहीं थी बल्कि रैंडमली हो जाता है। आगे चलकर ये सफेद चूहे और भी सफेद चूहों को जन्म देते हैं। इन सफेद चूहों की खासियत ये थी कि ये बर्फ में बड़ी आसानी से छुप जाते हैं, घुल मिल जाते हैं और शिकारियों को नजर नहीं आते। तो जब सारे काले या फिर भूरे रंग के चूहों का शिकार हो जाता है तो केवल सफेद रंग के चूहे बच जाते हैं, और ये चीज हमें आज भी कुदरत में नजर आती है। बर्फीले इलाकों में रहने वाले जानवरों के फर सफेद रंग के होते हैं। ऑक्टोपस और कैमेलियन अपने शरीर के रंग बदलकर माहौल में घुल जाते हैं। कुछ सांप नजर न आने के लिए खुद को रेत में दफना लेते हैं। कुछ इंसेक्ट्स, कुछ कीड़े पत्ते और टहनियों की तरह नजर आते हैं और खुद को पेड़ पौधों में छुपा लेते हैं, और इसे ही हम इवोल्यूशन कहते हैं। भले ही हम आज के जिंदा जीवों में बहुत ज्यादा वेरिएशन और कॉम्प्लेक्सिटीज देखते हैं, लेकिन शुरुआत के जीव बहुत ही सिंपल होते थे। और अगर आप फॉसिल रिकॉर्ड को देखेंगे तो वो डार्विन के इस थ्योरी को कंफर्म करती है। जैसे जैसे आप वक्त में पीछे चलते जाएंगे तो लाइफ बहुत ही सिंपल होता चला जाता है। इवोल्यूशन यानी कि लाइफ के इवॉल्व होने के लिए बायोलॉजिकल रिप्रोड्यूस होना बहुत जरूरी था, और लूका इस दुनिया का वो आखिरी जीव था जिससे सारे जीव इवॉल्व हुए थे, और लूका बायोलॉजिकल रिप्रोड्यूस कर सकता था। यही कारण है कि चाहे वो चिकन हो या डायनासोर्स, डॉग्स हो या फिर ग्रेट एप्स या फिर एक केला, हम सभी से डीएनए शेयर करते हैं क्योंकि हमारे एंसेस्टर एक ही था, लूका।
पर लूका भी एक जीव से बना था जिसे हमने नाम दिया है फूका, फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये दुनिया का पहला और सबसे सिंपल नॉन सेलुलर जीव था। ये जीव बायोलॉजिकल नहीं था। ये जीव अपने आप को बायोलॉजी से नहीं बल्कि केमिस्ट्री से रिप्रोड्यूस करता था। आसान भाषा में कहा जाए तो जीवन की शुरुआत बायोलॉजी से नहीं बल्कि केमिस्ट्री से हुई थी। हम, आप, पेड़ पौधे, सारे जानवर और आपस की सारी चीजें मैटर यानी कि पदार्थ से बने होते हैं। और केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जो मैटर की स्टडी करता है, कैसे एटम्स एक दूसरे से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मिलकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग, दोनों की केमिस्ट्री एक तरीके से ही काम करती है। बस फर्क ये है कि लिविंग थिंग्स की केमिस्ट्री ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है, बिल्कुल एक असेंबली सिस्टम की तरह, जहाँ पर कुछ भी बर्बाद नहीं जाता और एक सिस्टम का फायदा दूसरे सिस्टम को मिलता है। जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इस बात को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि वो क्या चीजें थी जिन्होंने मिलकर जिंदगी को जन्म दिया, और खुद जिंदगी को जिंदगी देने वाली चीजों की जिंदगी कैसे शुरू हुई। एलिमेंट्स और कंपाउंड जो जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। ये सारे एलिमेंट्स एक सूरज के अंदर बनते हैं, और जब हमारी धरती बन रही थी तो ये एलिमेंट्स स्पेस से धरती पे आ गए। ये 6 एलिमेंट्स मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स। ये वो 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिन्होंने जन्म दिया इस दुनिया के पहले जीव को। और किसी भी जिंदा जीव, चाहे वो हम इंसान हो, बाकी के जानवर हो, पेड़ पौधे हो या फिर बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, हर जीव के जन्म से पहले इन 3 चीजों का होना बहुत जरूरी था। और यहीं पे शुरू होता है प्राइमोरियल सूप हाइपोथेसिस। ये कॉन्सेप्ट कहती है कि शुरुआती धरती के समुद्र में कई सारे केमिकल्स थे जो गर्मी, जोरदार बिजली और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से रिएक्ट कर गए, और यहाँ पर जन्म हुआ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। और लाखों सालों के दौरान ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स ने आपस में जुड़कर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए, जिससे जन्म हुआ पहले जीव का, जो एनर्जी खाकर या एब्सॉर्ब करके खुद को सस्टेन या रेप्लिकेट कर सकता था। इस दुनिया में हर जिंदा जीव को बढ़ने और रिप्रोड्यूस होने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, और इस चीज को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे हमने जिंदा जीवों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला है ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ऐसे जीव जो अपने लिए एनर्जी खुद पैदा कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। और दूसरे हैं हेटेरोट्रॉप्स, जो ऊर्जा यानी कि एनर्जी के लिए दूसरे जीवों को खाते हैं। फूका, जो कि इस दुनिया का पहला जीव था, वो एनर्जी के लिए किसी और जीव को खा नहीं सकता था, क्योंकि कोई और था ही नहीं। फूका खुद पहला जीव था, और ये ऑब्वियस है कि फूका एक ऑटोट्रॉप था जो अपनी ऊर्जा या तो सूरज या फिर केमिकल रिएक्शन से बनाता था। फूका के लिए समंदर की सतह पर रहने का एक फायदा ये हो सकता था कि उसे बड़ी आसानी से सूरज की रोशनी मिल जाती। पर जब जीवन की शुरुआत हो रही थी तब धरती पे फ्री ऑक्सीजन नहीं था और ना ही था ओजोन लेयर। तब सूरज की तेज अल्ट्रावायलेट रेज धरती पे डायरेक्ट पड़ती थी और सतह में जीवन को सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसी के लिए फूका को एक और एनर्जी सोर्स की तरफ जाना पड़ा, जो था समुद्र की गहराई में मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट। ये हाइड्रोथर्मल वेंट समुद्र की गहराई में मौजूद चिमनी होते हैं, जिसके दरार के अंदर उबलता खौलता लावा होता है। जब समंदर का पानी इस दरार से अंदर जाता है और बहुत गर्म होकर भाप बनकर ऊपर निकलता है, तब ये अपने साथ केमिकल्स और मिनरल्स को भी लेते आता है, और फूका उन मिनरल्स, उन केमिकल्स को खाकर या एब्सॉर्ब करके केमिकल रिएक्शन के जरिए एनर्जी पैदा करता था। अमीनो एसिड ये वो चीजें हैं जिनसे प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन जिससे हर जिंदा जीव के मसल्स, बोन्स, ऑर्गन, सेल्स और हार्मोन्स बनते हैं। कुल मिलाकर के 20 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ये एक ऐसे वर्क फोर्स की तरह है जो किसी भी जीव के शरीर के फंक्शंस करते हैं। तकरीबन 200 साल पहले तक साइंटिस्ट यही मानते थे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसी जिंदा जीव के शरीर के अंदर ही बन सकते हैं और कहीं नहीं। और इसी कंक्लूजन के साथ साइंटिस्ट ये भी मानते थे कि जिंदगी कोई मिस्टीरियस एनर्जी, कोई जादू या कोई चमत्कार से चल रही है, जिसे वो द वाइटल लाइफ फोर्स कहते थे। और केवल ये वाइटल लाइफ फोर्स ही थी जो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना सकती थी। पर साल 1828 में एक केमिस्ट फ्रेडरिक वॉलर ने गलती से अपने लैब के अंदर यूरिया बना दिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो एक जिंदा जीव के यूरिन में पाया जाता है, और फिर एक एक करके सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लैब के अंदर बना लिया गया। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है पांसपेरमिया थ्योरी का। ये कहती है कि जीवन की शुरुआत धरती पे नहीं बल्कि बाहर स्पेस में हुई थी। और जैसा कि हमने पहले बात किया था कि हेडेन इयन एरा के दौरान हमारी धरती पे पानी बर्फीले प्लैनेटेसिमल्स और एस्टेरॉइड के गिरने की वजह से आया था, और इसी से विशाल समंदर बने थे। उसी तरीके से हमारे लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उन्हीं एस्टेरॉइड और प्लैनेटेसिमल्स के जरिए धरती पे आया। शुरुआत में ये थ्योरी महज एक कल्पना मात्र थी, पर आज हमारे पास इसका सबूत भी है। साल 1969 में
तकरीबन 100 किलोग्राम का एक मीटियोराइट यानी कि एक उल्का पिंड ऑस्ट्रेलिया के मर्चिसन शहर में गिरा था और इस मीटियोराइट को भी हम मर्चिसन मीटियोराइट कहते हैं। इस मीटियोराइट में कई सारे लाइफ सपोर्टिंग अमीनो एसिड्स थे और साथ ही कुछ ऐसे अनकॉमन अमीनो एसिड्स भी मिले जिसे लेकर ये माना जाता था कि ये धरती जैसे एटमॉस्फेयर में ही बन सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये उल्का पिंड 700 करोड़ साल पुराना था, यानी कि हमारी धरती से तकरीबन 350 करोड़ साल पुराना। कुल मिलाकर 500 तरह के अमीनो एसिड्स कुदरत में हमें मिलते हैं, जिसमें से केवल 20 ही अमीनो एसिड्स होते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। लिपिड्स यानी कि सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन, ये एक कैप्सूल की तरह होता है जो अपने अंदर आरएनए, डीएनए और अमीनो एसिड्स को ट्रैप कर लेता है। लिपिड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि पानी में नहीं घुलता, जैसे कि ऑयल, फैट या फिर वैक्स। पर कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जो पानी में घुल सकते हैं, जैसे कि साबुन। शुरुआत में साइंटिस्ट ये मानते थे कि ये लिपिड्स भी अमीनो एसिड्स की तरह ही किसी जीव के शरीर में ही बन सकते हैं और कहीं बाहर नहीं। पर बाद में साइंटिस्टों को पता चला कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन एटम्स को साथ में हीट किया जाए तो ये रिएक्ट करके लिपिड्स बन जाते हैं, यानी कि यहाँ पर भी केमिस्ट्री काम करती है। और फिर साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि लिपिड्स ओशन फ्लोर यानी कि समंदर के तल में मौजूद ज्वालामुखी दरार यानी कि हाइड्रोथर्मल वेंट में बने होंगे। इन लिपिड्स मॉलिक्यूल्स में एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। ये राउंड पार्ट पानी से चिपकना चाहता है और ये टेल पार्ट पानी से दूर भागना चाहता है। तो होता ये है कि जब कई सारे लिपिड्स पानी में घूम रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, तो एक साथ आ जाते हैं और खुद ही एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं और एक खोखले गोले एक गेंद की तरह बन जाते हैं, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। इस छोटे खोखले गेंद के अंदर आरएनए, डीएनए और अमीनो एसिड्स ट्रैप हो जाते हैं। ये लिपिड एक तरह का बैरियर, एक बाउंड्री बनाता है, जैसे सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये लिपिड ही होता है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बाकी के स्पेस और मॉलिक्यूल से अलग करता है और अंदर ट्रैप हुए मॉलिक्यूल्स को मौका मिलता है कि वो आपस में मिलकर रिएक्ट करके एक जिंदा सिस्टम बना। अगर ये लिपिड्स ना होते तो सारे मॉलिक्यूल्स, सारे एलिमेंट्स बस इधर से उधर बहते रहते, घूमते रहते और कभी भी कोई जिंदा जीव पैदा नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड्स आपस में केमिकली रिएक्ट करके आरएनए और डीएनए बनाते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो खुद का कॉपी यानी कि डुप्लीकेट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर लाइफ के जेनेटिक कोड्स यानी कि लाइफ के ब्लूप्रिंट होते हैं, यानी कि वह यूजर मैनुअल जो इंस्ट्रक्शन देता है कि कोई जीव कैसे डेवलप करेगा और कैसे फंक्शन करेगा। एक आरएनए डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि आरएनए से डीएनए बनते हैं। एक आरएनए 3 केमिकल कंपाउंड से बना होता है। पहला है सुगर राइबोज, सेकंड है न्यूक्लिक बेसिस और तीसरा है फॉस्फेट। टोटल 5 तरह के न्यूक्लिक बेसिस होते हैं जिनसे आरएनए और फिर डीएनए बनते हैं। जब हाइड्रोजन साइनाइड और फॉर्मल्डिहाइड गर्मी, अल्ट्रावायलेट रेज और तेज बिजली के संपर्क में आते हैं तो ये न्यूक्लिक बेसिस बनते हैं। शुगर राइबोज फॉस्फेट के साथ मिलकर आरएनए का बैकबोन बनाता है और ये न्यूक्लिक बेसिस इस बैकबोन के साथ अटैच होकर आरएनए के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं और फिर बाद में आरएनए से डीएनए बनता है। आसान भाषा में समझे तो हर एक न्यूक्लिक बेसिस एक अल्फाबेट की तरह होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ये 4 अल्फाबेट्स को ले लेते हैं OPST और हम हर बार इन अल्फाबेट्स को अरेंज करके नए वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि स्टॉप, पोस्ट, टॉप्स, स्पॉट और पॉट्स। उसी तरीके से आरएनए के न्यूक्लिक बेसिस अलग अलग सीक्वेंस तैयार करते हैं और इन आरएनए के स्ट्रैंड को ही हम जेनेटिक कोड कहते हैं। ये जेनेटिक कोड ही डिसाइड करते हैं कि इनसे बनने वाला जीव कैसे डेवलप होगा और कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। ये न्यूक्लिक बेसिस जिनके साइंटिफिक नेम होते हैं ACUG, ये आपस में मैग्नेट की तरह चिपक जाते हैं। पर ये न्यूक्लिक बेसिस किस न्यूक्लिक बेसिस के साथ जुड़ेंगे ये बहुत ही स्पेसिफिक और पर्टिकुलर होता है। G और C न्यूक्लिक बेसिस आपस में जुड़ते हैं और A और U न्यूक्लिक बेसिस आपस में जुड़ते हैं। इसके बाद सबसे पहले एक आरएनए स्ट्रैंड एक और आरएनए स्ट्रैंड बनाता है और फिर ये दोनों आरएनए स्ट्रैंड टूटकर अलग हो जाते हैं। ये आरएनए स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह काम करने लगते हैं और फिर फ्री घूम रहे न्यूक्लिक बेसिस को आपस में जोड़कर एक दूसरे की कॉपी बनाने लगते हैं और इस तरीके से एक आरएनए रेप्लिकेट करता है। और जब प्राइमोर्डियल सूप में ये लिपिड्स के अंदर आरएनए, डीएनए और अमीनो एसिड जैसे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो गए और जब हाइड्रोथर्मल वेंट से केमिकल और मिनरल सोख करके एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए, तब जाकर के जन्म हुआ इस दुनिया के पहले जीव का, जो था फूका। और जब लाखों सालों के बाद इस जीव से जन्म हुआ लूका का, तो यहाँ से शुरू हुआ इवोल्यूशन या कहे तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों, लाइफ की शुरुआत कोई रातों रात नहीं हुई थी, बल्कि इसे होने में करोड़ों साल लग गए और इसे इवॉल्व होकर हम जैसे बनने में और करोड़ों साल लग गए। चाहे वो बिग बैंग का होना हो, यूनिवर्स का बनना हो, या फिर पहले एटम का बनना हो, आगे चल करके सितारों का बनना हो, फिर गैलेक्सीज का बनना हो, या फिर सोलर सिस्टम का बनना हो, और फिर हमारी धरती का बनना हो, या फिर चांद का बनना हो, और फिर धरती के ऊपर महासागरों का बनना हो।
हर एक चीज का होना बहुत जरूरी था। लाखों करोड़ों सालों के दौरान हर एक चीज सिलसिलेवार तरीके से बनती गई और तब जाके जीवन की शुरुआत हो पाई। अब जीवन की शुरुआत ईश्वर ने की या फिर ये खुद ब खुद बन गई, इस सवाल को मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि इतना कुछ जानने समझने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का कोई मतलब भी है, क्योंकि हम इस यूनिवर्स के बाई प्रोडक्ट हैं और हमारा इस यूनिवर्स के तरफ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इस विशाल ब्रह्मांड के सामने हमारा होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। तो आप जो कुछ भी मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक दीजिए। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, आपके अगर कुछ सुझाव है तो आप कमेंट कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। भले ही ये आपके लिए मामूली हो सकता है, पर ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं कोशिश करता रहूंगा कि इस तरह के वीडियोस को लाता रहूं और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।